कम्युनिकेशन के बारे में जो मैं बात बताना चाह रहा हूं, वैसे तो एक मैनेजमेंट का मॉडल है, लेकिन हम सबको इस पे फोकस करना है और मैं चाहूंगा कि इस तरीके से आप चीजों को लेकर अपने आंसर में क्वालिटी पैदा करें, अपने आंसर की क्वालिटी को इसी तरह से इंप्रूव करें। तो जो मैं चाहता हूं और जिस तरीके से हम अपने नंबर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, उसमें हम सफल होने की दिशा में रहेंगे। इसके लिए आप देखिए, आंसर जैसे मैं आपको एक इंटरव्यू, आपने वो गोविंद जायसवाल का नाम सुना है? बड़ा रिक्शा चालक बेटा और किस तरह सफरिंग किया, आजकल मोटिवेशन में बड़ा उसका यूट्यूब पे चलता है। प्रवीण तलहा जी का ही बोल था, वो लड़का सारा इंटरव्यू देके जाने लगा, तो तलहा मैम ने उससे पूछा कि गोविंद, जाने लगा एकदम स्टूडेंट, 1 मिनट गोविंद, यस मैम। गोविंद, मान लो तुम्हारा इस साल सिलेक्शन नहीं होता है तो तुम क्या करोगे? ही आंसर्ड वेरी कंफर्टेबली कि मैम अभी तक तो रेल सही पटरी पे जा रही थी, जब उतरेगी तब सोचेंगे क्या होगा। अब इसमें ओनली कॉन्फिडेंस, केवल ये देखने के लिए कि लड़का किस तरह इसको रिएक्ट करता है। क्लियर है? आप किस तरीके से उस चीज को लेते हैं। जैसे एक लड़के से पूछा गया, एक आंसर और है, ही गॉट 240 मार्क्स, उस समय 300 नंबर का था। उससे पूछा गया कि अभय नाम था, कि डिप्लोमेसी एक ऐसा टर्म है, जब हम कहते हैं ही इज डिप्लोमेट, जब हम आईआर या दो देशों के बीच इस तरह का शब्द लेते हैं, डिप्लोमेट और डिप्लोमेसी, तो बड़ा बेहतर मानते हैं। लेकिन पर्सनल रिलेशन में जब हम कहते हैं तो इसे डेरोगेटरी मानते हैं, यार वो तो बड़ा डिप्लोमेट है। सुना है ना? पर्सनल रिलेशन में डिप्लोमेट अच्छा शब्द नहीं है, और दो देशों के बीच बड़ा क्वालिटेटिव टर्म है। तो पूछा कि अभय, तुम्हें क्या लगता है पर्सनल रिलेशन में डिप्लोमेसी होनी चाहिए? अगेन ही प्लेड, बहुत अच्छे से उसने आंसर दिया और कहा कि मैम मेरे हिसाब से तो पर्सनल रिलेशन में भी डिप्लोमेसी होनी चाहिए। और इसलिए क्योंकि हमारे सुभाषितानी में भी कहा गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। आप इसी आंसर को कह सकते हैं, सर मैम मेरे अनुसार डिप्लोमेसी पर्सनल रिलेशन में नहीं होनी चाहिए। इंटरव्यू में कोई सिखा रहा है, मत सीखो। इंटरव्यू का आंसर यस और नो नहीं है, लॉजिक क्रिएट करो, प्रेजेंटेशन जिसमें तुम बेहतर तरीके से अपने आप को रख सको, जिसमें तुम्हारे दिल गवाही दे। अच्छे तर्क रखो, अच्छी बातें रखो, और उसको कोट या कोटेशन से प्रूव कर दो। देखो आपका इंटरव्यू का लेवल कहां तक जाता है। क्लियर है? बोलो भाई। उसने कहा कि डिप्लोमेसी होनी चाहिए, आप कह सकते नहीं होनी चाहिए, पर अंदाजे बयां और है ना, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इंटरव्यू बेसिकली आप किस तरह कन्विंसिंग पावर देखता है। आपकी कन्विंसिंग पावर क्या है, आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब हम बात करें तो सबसे पहले हम अपनी पूरी तैयारी को इस 7C मॉडल से लेकर चलें। हम अब तैयारी करें, जब भी कोई आंसर हम ध्यान दें कि इन चीजों का ध्यान रखा गया है कि नहीं। अगर ध्यान रखा गया है तो ये जितनी पढ़ाई बताई जाती है सब शामिल हो जाएगा। द वेरी फर्स्ट सी, ये 7C फार्मूला मैनेजमेंट का बहुत हिट है और बहुत इंपॉर्टेंट आपके इंटरव्यू के लिए। मैं इसको आसान करता जाऊंगा। सबसे पहला सी है कंप्लीटनेस, कंप्लीट। अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरव्यूअर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है, आप अपने आंसर को कंप्लीटली, कहने का मतलब उसमें जितने डायमेंशन से क्वेश्चन है उसको ध्यान से सुनिए, और कंप्लीट आंसर देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गुण है गुड लिसनर होना। कई बार मैंने देखा है, अभी क्वेश्चन आधा ही पूछा गया, लड़का जवाब देना शुरू कर देता है। नो बेटा, पेशेंस रखो, लेट देम फिनिश देयर क्वेश्चन, कंप्लीट देयर क्वेश्चन, और देखो कितने डायमेंशन है, कितने क्वेश्चन या कितने इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, सब आप दो, सब आप दो। और इससे फायदा यह होता है कि जो बोर्ड मेंबर है वो बड़ा कन्विंस होता है। और इवन कहा यह जाता है कि केवल जितना पूछ दिया उससे अगर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी है, और वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको लगती है कि आपके इंटरव्यू की दशा आप अपने तरीके से चला सकते हैं, तो उसे भी लेकर चलिए, आप दीजिए। कंप्लीटनेस का मतलब फुल पैक आंसर। और इसका सबसे, जैसे ये लग रहा होगा सर ये तो हो गया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है।
एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जो बड़ा घातक क्वेश्चन भी है, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? है नहीं है? वाई यू वांट टू बी नाइस? अब इसके अगर 1000 ज्यादा हो गया तब भी 10-15 रीजन तो हैं। एक सिंपल, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? सबके अपने अपने तरीके होंगे, सबकी अपनी अपनी सोच होगी। पहले तो कहा जाता था एक बड़ा अच्छा था लाल बत्ती, अब तो कोर्ट ने वो भी उतरवा ली। इन स्पाइट ऑफ दैट, इस आईएएस की पोस्ट, आखिर ऐसा क्या है कि इतनी बढ़िया अपनी यूथ, इतनी बढ़िया एनर्जी, और हम प्रिपरेशन 10 साल भी लगता है तब भी लगाते हैं, ऐसा इसमें क्या है? इस आंसर को कई तरीके से दिया जा सकता है सबकी पर्सनालिटी के हिसाब से, और कम से कम 3 से 4 पॉइंट आपको देने चाहिए। ये क्वेश्चन अगर उसने पूछा तो सामने वाले को लगे कि देखो ये लड़का जरूर इस पे प्रिपेयर और इस लायक बात कर रहा है। सिंपल सा, पहले एकदम सिंपल। सर, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, जहां मुझे एजुकेशन के आधार पर ही नौकरी करनी है, और इन सब पे मैंने जब एनालाइज किया तो बेस्ट सर्विस जो मुझे लगा प्लेटफॉर्म, वो आईएएस का था। क्लियर है? ऑब्वियसली इसी में दूसरा क्वेश्चन है, बेस्ट कैसे है? बेस्ट सर्विस छुपा लिया। दूसरा आंसर का आयाम यह हो सकता है कि सर, फॉर मी जॉब सेटिस्फैक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, और आईएएस की सर्विस एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जिसपे मुझे वैरायटी, चैलेंजेज, सोशल प्रेस्टीज, प्रमोशन चांसेस, इन सबके साथ लोगों के साथ मिलकर उनके कल्याण करने का, उनकी भलाई करने का, उनके लिए नीतियां बनाने और उसे इंप्लीमेंट करने का मौका मिलता है। तो बोलो भाई, बोलो। सो क्वेश्चन इज, आंसर बड़ा सिंपल है, सर दिस प्रोवाइड मी ए बिगर कैनवस। सर ये मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा जिसमें एक साथ में इतनी सारी चीजों को इंप्लीमेंट कर सकता हूं। नेक्स्ट, अगर कोई कहानी है, किसी के फादर हैं, अगर किसी के फैमिली मदर या सिस्टर या भाई हैं, सर एक्चुअली अब ये मत कहना कि सर सिविल सर्विसेज इन माय ब्लड, कहेगा अच्छा बेटा दे दो थोड़ा ब्लड डोनेशन, है ना? आपको बोलना है कि सर चूंकि फादर मेरे या मदर या सिस्टर जो भी इसमें रहे हैं, इसलिए इसके प्रति रुझान मेरा शुरू से रहा, और जब भी मैंने कैरियर के बारे में सोचा, इसकी डायमेंशंस, इसकी अप्रोच को देखते हुए मुझे लगा मुझे इधर आना चाहिए। और भी बता सकते हो, एक कहानी अगर किसी के साथ हुई है, मुझे याद है एक लड़का था पंकज चौधरी, राजस्थान कैडर में आईपीएस है, उसके साथ क्या हुआ, वो भी ऑप्ट करता था पहला आईपीएस, 230 नंबर पाए थे उसने, डीपी अग्रवाल, पीडी अग्रवाल साहब का बोर्ड था। उसे पूछा व्हाई यू प्रिफर्ड आईपीएस, पहला प्रेफरेंस आईपीएस को क्यों दिया? उसने ये सब नहीं, उसने अपनी स्टोरी सुनाई। सर मैं बनारस में था, एक मेरे साथ दुर्घटना हुई, और उस समय पुलिस ने जो कार्रवाई की उससे प्रभावित होकर मैंने उसी दिन ठान लिया कि मुझे बनना है तो आईपीएस ही बनना है। देख रहे हो, पर्सनल स्टोरी। समझ में आ रही बात? गांव में हो, गोरखपुर से हो, कहीं से हो, आप क्रिएट कीजिए कि वहां की ऐसी प्रॉब्लम, सर एक प्रॉब्लम मैंने देखी और देखा कि ये जो सोल्यूशन है लास्टली, क्योंकि बाकी सब जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जब चीजें बिगड़ जाती हैं तो उसको लेकर इमीडिएट दवा देने का काम करता है, पर सर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब पूरी व्यवस्था को ही ऐसा बना सकता है कि कोई इल ही ना हो। क्लियर है? बोलो। ऐसे 10-12 रीजन पैदा करो, इस पे जाके अपने तरीके से, अगर मैं जॉब में हूं, जैसे मान लीजिए जीएसटी देख रहे हैं, आपको बोलना चाहिए कि सर मैं अभी ग्रुप बी सर्विस में हूं और मैं पर्सनल एंड पब्लिक सर्विस के हिसाब से अपने आप को अपनी इंप्रूवमेंट करना चाहता हूं, जिसमें मुझे ज्यादा बड़े प्लेटफॉर्म पर और ज्यादा उत्तरदायित्व के साथ काम करने का मौका मिले। दैट्स इट। ये तो डिपेंड करता है आपका बायोडाटा क्या कहता है। मैं फिर कह रहा हूं, रटंतु कोचिंग, इसमें मैं हिंट दे रहा हूं, इससे अच्छा आंसर तैयार कीजिए। मैं नहीं कर रहा हूं, ये कहिए। क्लियर है? ये जो आप अपने आप को बांधिए मत इंटरव्यू में,
और जैसा मैंने कहा, अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी डीएफ के हिसाब से 7-8 तरीके के आंसर तैयार कीजिए। मेरे पास एक लड़का आया पिछले साल, मैंने उससे पूछा व्हाई यू वांट टू बी एन आईएएस। ही वाज इन आईआरएस एक्चुअली, वो आईआरएस ऑलरेडी था, बंबई में पोस्टेड था। मैंने कहा क्यों आईएएस बनना चाहते हो? ही आंसर्ड कि सर, इन माई ओपिनियन इंडिया इज गोइंग टू बी ए डेवलप्ड नेशन इन 2030 एंड आई वांट टू कंट्रीब्यूट मोर। जवाब दम है, देखा आंसर क्या दिया उसने। अब वो लेकिन लगे उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी बात से कि सर मेरे हिसाब से 2030 में इंडिया विकसित देश बनने जा रहा है और मैं चाहता हूं मेरा कंट्रीब्यूशन थोड़ा और ज्यादा हो। अब उन्हें छुपा लिया कंट्रीब्यूशन और क्या हो, जानबूझ के कंप्लीट करने उसने रोका कि क्यूरियोसिटी पैदा की। वो क्यूरियोसिटी पैदा करनी है आपको, क्लियर है? बोलो भाई। तो कंप्लीटनेस का मतलब जो आपसे जितने आयाम के क्वेश्चन हो पूछ दे। कि मान लीजिए आप बन गए एसडीएम, आप एसडीएम या पहली पोस्टिंग एसडीएम के रूप में ही होगी। अगर बन गए तो उसके बाद 3 काम क्या करेंगे और उन 3 कामों को ही चुनने का आपका आधार क्या है। अब ये नहीं कि आपने केवल 3 काम चुना, आप ध्यान से सुनेंगे तो ये भी आंसर देंगे कि एसडीएम बना हूं, 3 काम ये करूंगा और 3 काम को चुनने का आधार क्या है। ये कंप्लीटनेस है, क्लियर है? तो इसलिए द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने इस फैक्टर पे ध्यान दिया, अगर हम अपने आंसर को कंप्लीटली या कंप्लीट करते हैं तो ये हमेशा एक एसेट हमारा पूरा करता है और इसके बाद आपका इंटरव्यू की जो रिलेशन है वो भी प्रभावित, वो भी बदलती है, आपके हिसाब से पॉजिटिव होती है। दूसरा बेटा आपने सुना होगा, ये हिंदी में जरूर कमी है, दूसरा शब्द है कंप्लीटनेस के बाद कॉन्साइजनेस। क्या होना चाहिए? कॉन्साइज होना चाहिए। जानते हो कॉन्साइजनेस से एक सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि एक बुलेट फॉर्म तरीके से जब हम आंसर देते हैं तो हमें उस बोर्ड के साथ इंटरेक्ट होने का, हमारे आयाम जानने का मौका और मिलता है। अगर एक ही क्वेश्चन को लंबा चौड़ा लेके चलोगे तो आपकी एक ही बात को जान पाया ना, लेकिन अगर आपने जाना और समय बचा तो आपसे और इंटरेक्ट होगा, आपकी पर्सनालिटी के और जो आयाम है उससे खुलेंगे। इसलिए कॉन्साइजनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉन्साइजनेस का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो इंपैक्ट बहुत अच्छा डालता है और दूसरा आपका समय बचाता है, इंटरव्यू बोर्ड का समय बचाता है। इसलिए अपने आंसर को कॉन्साइज रखना है और उसका सीधा फार्मूला है, हमने हिंदी में देखा जो बेसिक कमी है, हम वॉन्डिंग अराउंड द बुश करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आते, हम कोशिश करते हैं उलझाने लगे, हम कोशिश करते हैं उसको इतना लिख, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपके हिसाब से प्रशासक के 3 गुण क्या होने चाहिए, व्हाट इज द 3 एट्रीब्यूट्स अकॉर्डिंग टू यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर। अब यह नहीं कहानी बनाना शुरू कर दो, सीधा जो आपको लगता हो 3 गुण, निष्पक्षता, इंटीग्रिटी, है ना, सत्यनिष्ठा, तीसरा जो भी आपको लगता इमोशन या जो भी आप जिसको लेके चले, सेवा भाव, एथिक्स का पेपर पढ़ लिया ना, एथिक्स वाला पेपर याद रखना, क्योंकि देख रहे, और ये भी याद रखना यहां बोलने का मतलब, भाई एथिक्स में तो वो भी नंबर सबसे ज्यादा पाता है जो वास्तविक जिंदगी में इससे बहुत दूर है। लेकिन इसका मतलब है केवल बेटा रेलेवेंट मैटर की बात करो। अगर यह चीज मैं खासकर आप लोगों को सिखाना चाहूंगा कि रेलेवेंट मैटर पे बात करो और सबसे बढ़कर रिपीटिशन मत करो, उसी बात को फिर दोहराना शुरू करो और बड़े लंबे लंबे शब्दों की बजाय अगर हमारा बुलेट पॉइंट क्या होने लगे, कॉन्साइज होने लगे, आप देखिए आप कहां पहुंचते हैं। सो द बेस्ट पॉइंट, और जैसा मैंने कहा कि जैसे जो क्वेश्चन है वो बड़ा सिंपल है। अगर पूछे कि आप कोई समस्या के लिए क्या करेंगे, एक समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप अपने आंसर को बांटिए। कॉन्साइज का एक सबसे अच्छा तरीका है जो नेक्स्ट आयाम में भी आएगा, सर मैं इसे 2 आयामों में करना चाहूंगा, क्लियर है? अगर वो पूछ रहा है 3 पॉइंट बताइए तो 3 पॉइंट बताइए और फिर एक्सप्लेन कीजिए। हम क्या करते हैं, जैसे पूछा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, सर चूंकि हमारा राजस्थान में पश्चिमी साइड में ये जिला पड़ता है और जिले में पॉपुलेशन ज्यादा है, सर पॉपुलेशन होने से जो है यहां पर ये ज्यादा पूछा है क्या। इसीलिए आपको कोर केवल पॉइंट पहले बता दीजिए,
और तीनों पॉइंट पहले बताइए, 1 2 3, और वो नहीं रोकता, फिर आप एक्सप्लेन करना शुरू कर दिए, सर फर्स्ट पॉइंट बिकॉज ऑफ दिस, सेकेंड इज दिस, थर्ड इज दिस। ये मैं चाहूंगा क्लियर हुआ ये पॉइंट? बोलो, आंसर में इसी तरीके से आना है। अगर पूछे क्या करोगे 3 काम, तो 3 काम पहले 1 सर पहला, दूसरा, तीसरा, स्टॉप। क्यों? अब एक्सप्लेन करना शुरू करो। क्लियर है? ये बहुत मैं चाहूंगा कि ये बैकबोन हमारे आंसर का हो। तीसरा आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन ऑब्वियसली सामने जो बोर्ड बैठा है उसका कंसिडरेशन, उसको कंसीडर करना है आपको, कैसे लोग बैठे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड मेंबर आपकी बात समझ रहा है, आपको किस तरीके से ले रहा है, यह देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि नंबर उसी के हाथ में है ना। बोलो, बड़े बड़े नॉलेजियस लोग, बड़े बड़े ज्ञाता लोग नंबर नहीं पाते हैं, और कई बार कम जानकारी वाला अच्छे कंसिडरेशन और अच्छी एबिलिटी से नंबर लेके आ जाता है। जैसे आप हिंदी में एक बार, कई बार आपको ऐसा फेस करना पड़ेगा कि एक मेंबर नॉर्थ ईस्ट का हो या साउथ इंडिया से हो, और ऑब्वियसली अगर नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया से है तो आप जान रहे हैं वो इंग्लिश में ही पूछेगा, और यह भी आपको पता है जो इंग्लिश में पूछेगा उनके एक्सेंट जो है थोड़े अलग होते हैं, हम लोग की अंग्रेजी से अलग होते हैं, और वो एक्सेंट कभी, और कभी बुजुर्ग लोग होंगे तो आवाज भी नहीं आएगी। आपको कंसीडर करना है, आपको ध्यान देना है। यह बात अलग है कि आपकी हेल्प ट्रांसलेटर वहां बैठा होगा, और आजकल जो बोर्ड प्रेसिडेंट है वो मदद करते हैं, वो इंटरप्रेट कर देते हैं, परेशान नहीं होना है आपको। लेकिन एक चीज और, सर इंटरव्यू इंग्लिश में दे कि हिंदी में दे या जिसमें पूछे, अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल हैं, और अगर कंफर्टेबल लेवल दोनों का बराबर है, तो ऑब्वियसली जिस लैंग्वेज में बोर्ड पूछ रहा है उसी लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट कीजिए। अगर आपका हिंदी माध्यम भी है, लेकिन अगर आप दक्ष हैं, स्किल्ड हैं, अगर आप बेहतर हैं इंग्लिश में, और अगर वो, चूंकि आजकल जैसे ही आप जाएंगे, बोर्ड प्रेसिडेंट स्टार्टिंग में ही कहता है, मिस्टर एक्स, योर मीडियम ऑफ इंटरव्यू इज हिंदी, बट आई डोंट नो Hindi, so I will, our board will ask question in English, but you comfortably reply in which language you want, Hindi or English. Clear है? और इतना तो है कि इंग्लिश एक दो समझ, इंग्लिश तो समझ में आ जाती है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटा कभी गलती मत करना कि इंग्लिश खराब है और तब भी हम जो है जबरदस्ती इंग्लिश घुसे। अगर उसने बोल दिया है, ये आपका राइट है बेटा, इसका इस्तेमाल कीजिए आप। क्लियर है? ये आपका अधिकार है, इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर वो कहता है नो नो प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, यही तो कंसिडरेशन है। ये नहीं कि सॉरी सर, सर मेरा तो हिंदी, हम हिंदी बोलेंगे, है ना। इसका मतलब है कि आप अपने आप को 100 से नीचे वाले लेन में ला रहे हैं। ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट सर, सर आई एम कंफर्टेबल इन हिंदी, बट इफ यू आस्क लाइक दिस, सर माई नेम, जो भी पूछे, अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, टूटी फूटी कोशिश करो, बीच में हिंदी के शब्द आए, बट प्लीज ट्राई बेटा, दिस इज कंसिडरेशन, गुड। क्लियर है? लेकिन मैं फिर बता दूं, यूपीएससी में, आईएएस में 2 साल से ये नहीं हो रहा है और ना होगा, अब नहीं होगा। इसलिए इसको, और उसमें जाओगे तो फिर होगा। फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इसकी गुंजाइश 1% से भी कम है, ठीक, पर फिर भी आप पहले दिन हम चर्चा कर रहे हैं, इस पर क्लियर होना चाहिए। फिर से मैं रिलीट करता हूं, अगर इंग्लिश में पूछता है, अगर आप बहुत, आपका हिंदी मीडियम भी है, फिर भी आप अच्छा बोलते हैं, आप इंग्लिश में जवाब दीजिए। लेकिन पता चल रहा है, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना चल रहा हो, बोलना है कुछ और अंग्रेजी बोलने के चक्कर में कुछ और बोल गए, इससे बेहतर है भैया हिंदी बोलो। जब वो कहे कि नहीं आपको बोलना चाहिए, आप बोलिए, तब यू मस्ट ट्राई बेटा, दिस इज कंसिडरेशन। और याद रखिएगा, अगर आप 2-4 मिनट बोलेंगे, अपने आप कूल ऑफ हो जाएगा। क्लियर है? मुझे याद है, एक 2009 बैच का एक लड़का था, ही गॉट 33 या 38 रैंक, डीपी अग्रवाल साहब का ही बोर्ड था। सेम सिचुएशन हुई, उसका ऑप्शनल था संस्कृत फिलॉसफी, और उसने हॉबी कुछ ऐसी रखी थी जो देखने से ही लग रहा था कि इसलिए लिखा गया है जिससे क्वेश्चन पूछा जाए। एंड यू नो डीपी अग्रवाल सर, उन्होंने कहा दिस ऑल रबिश, और उसको दिख गया बीए, वो पीएचडी किया था फिलॉसफी संस्कृत से, बीए में एक सब्जेक्ट उसको इंग्लिश दिख गया।
तो मैं आश्चर्य हुआ, उन्होंने इंग्लिश पे ऐसा रगड़ा। He said, सॉरी सर मैंने थोड़ा ये जाना सर ये, और आया तो कहा सर मैं तो बर्बाद हो गया, वहीं से फोन, पहला फोन, सर क्या किया, क्या हो गया सर, क्या आपने बताया यहां तो क्या हो गया? उनके क्या हुआ? कह रहा सर उसने पूछा ये बताओ एक फेमस एक्टर जो इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखता हो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्या बोले? बोला सॉरी सर। उनका बस, और क्या चाहिए? फिर इसी तरह से कई क्वेश्चन, सिलेबस, शेक्सपियर, सब चला। कॉन्फिडेंटली बैठा रहा। जब मार्क्स आया, ही गॉट 168 मार्क्स। खराब था क्या? कहने का मतलब आप चीजों को जरा देखो। इसीलिए बेटा कंसिडरेशन को लेकर चलना है। दिस थर्ड कंसिडरेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप बोर्ड मेंबर को लेकर चलते हो। याद रखना सब फादरली फिगर हैं, सब आपके, और वो नंबर देने जा रहे हैं, आपको कंसीडर तो करना ही है। आप इसी बात को, चूंकि एक और शब्द आएगा कर्टसी, उसमें हम बात करेंगे। अगला है बेटा कॉन्क्रीटनेस। इस शब्द पे भी मैं आपसे खेलना चाहूंगा। कॉन्क्रीटनेस, ये कमी हमारे आंसर्स में बहुत होती है। कंप्लीट, ये सब लगेगा एक सा है। जब मैं 7C बता दूंगा, जब आंसर देने लगेंगे तो सब आपको जिंदगी में उतारना है, अपने आंसर में उतारना है। कंक्रीट का मतलब बेटा लास्ट, बस देखो, मैं 2 शब्दों से खेलना चाहूंगा। नंबर 1, अपने आंसर में बेटा फैक्ट एंड फिगर का इस्तेमाल करो। फैक्ट एंड फिगर्स का। अभी जैसे बताया जिले की समस्या, आप जिले की समस्या ये मत बताइए गरीबी, अगर है तो बताइए कि सर इस बार अभी हमारी इस रिपोर्ट में हमारे जिले के बारे में, और आकांक्षी जिले से हैं तो आकांक्षी जिले का बात करते हुए उसमें बताइए कि हमारे यहां ग्रोथ का, हमारे यहां सोशल स्टैंडर्ड, हमारे यहां इकोनॉमिक स्टैंडर्ड परिस्थिति क्या है। क्लियर है? तो कहने का मतलब यह है बेटा कि ये जो इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्क्रीटनेस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फैक्ट एंड फिगर के इस्तेमाल से आंसर दीजिए। केवल एक जनरलाइज आंसर देना, एक बहुत सिंपल सा आंसर देना कि हां सर ऐसा नहीं हुआ और इस तरह की चीजें चली आ रही हैं, और इस पे यह आंसर देना कि सर, जैसे मान लो पूछे कि 2030 या 2020 में इंडिया के सामने चैलेंजेस क्या देखते हो, आप बोलिए सर आज इंडिया इज इन ए ट्रांजिशन फेज। सर इन वन साइड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट सेज वी आर डूइंग एक्सीलेंट, बट सर ऑन अदर हैंड, सर ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट सेज माय पोजीशन इज दिस। Sir, HDI, sir, in global hunger index we are about 100. Sir, in HDI, human development index we are 130. समझ आ रही बात? बोलो। तो फैक्ट एंड फिगर को लेते हुए, और वो ऐसा फिगर और फैक्ट लो जो बहुत नोन हो, जो ऑथेंटिक रिपोर्ट हो, किसी लोकल और इस तरह नहीं। ठीक। तीसरा, इसी तरह दूसरे साइड में कहा जाए, मैं कहूंगा कैची वर्ड्स। बेटा बहुत अच्छा एक शब्द है इमेज बिल्डिंग वर्ड्स। कुछ शब्दों का चयन अच्छा कीजिए। इंग्लिश और हिंदी में सबसे बड़ा जो अंतर होता है, और इंटरव्यू में बाइलिंगुअल आप तैयार हैं, आप जब अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ टेक्निकल, कुछ चूजी वर्ड्स सामने वाले को भी अपील करती है, दिल पे लगती है, तब देखिए। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन उसने पूछा चाइनीज इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी के बारे में, और पूछेगा कि तुम्हें नहीं लगता कि साथ साथ आजाद देश 49 में वहां माओ रेवोल्यूशन हो गया और हम 47 में आ जाए, वो आपसे फार फार अहेड है, तुम्हें नहीं लगता कुछ गलतियां हुई, और अगर ऐसा हुआ तो क्यों ना हम भी ऑटोक्रेटिक मॉडल ऑफ गवर्नेंस अपना ले? क्यों ना? क्योंकि देखो एक चीज, हमें डेमोक्रेसी से मतलब है या कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ गवर्नेंस से मतलब है? असली मतलब तो अंतिम व्यक्ति का विकास है ना। बोले यार इंपॉर्टेंट क्या है? अगर डेमोक्रेसी अच्छी है लेकिन महागरीबी है, सब कुछ बर्बाद है, ये अच्छा है? या कोई ऐसा शासक आ गया जिसने, मान लो तानाशाही है लेकिन सब कुछ एकदम रामराज्य जैसा दिख रहा है, तो वो अच्छा है? तो याद रखिए, फंसा रहा है आपको। आपको बताना है कि सर अगर ऐसी स्थिति बनती है, देखो सर अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मैं ये कहूंगी या ये कहूंगा कि शॉर्ट टर्म में तो भले ही उस कम्युनिस्ट शासन में रामराज्य आ गया, लेकिन सर उसका धरातल, उसका आधार मजबूत नहीं होगा। सर मैं तब भी डेमोक्रेसी को चुनूंगा, क्योंकि डेमोक्रेसी अंततः बेहतर करेगी। और इसी पे कहना, सर इन माय ओपिनियन
डेमोक्रेसी इज पेनफुल, डेमोक्रेसी इज लॉन्ग टर्म, बट डेमोक्रेसी इज ए डेफिनेट प्रोसेस। क्लियर है? अब डिफाइन, अब वो नहीं डेमोक्रेसी पूछा तो लिंकन की परिभाषा ने इतना बर्बाद किया हुआ है, फॉर द पीपल, लव द पीपल, बाय द पीपल। ये डेमोक्रेसी की जनरलाइजेशन है। कहने का मतलब अब आप देखिए किस तरह से इमेज बिल्डिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, कैची वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर जैसे सर आप जैसे ही कोई भी बेहतर बुक पढ़े, शशि थरूर, तो फिर उसकी इंग्लिश ऐसी होती है कि इंग्लिश वाला भी कहता है उर्दू है क्या, है ना? लेकिन फिर भी कुछ वर्ड्स बेटा अपनी डायरी में, अपनी किताबों में 10-15 ऐसे शब्द लिखिए, 10-15 गुण लिख डालिए और 10-15 ऐसे शब्द लिखिए जो इकोनॉमिक और सोशल सेंस में यूज होते हो। मुझे याद है जब संजीव वर्मा सर थे, वो हमेशा एक शब्द का इस्तेमाल करते थे, इंडिया इज नॉट डेवलपिंग नेशन, इंडिया इज डेवलपिंग डेवलप्ड नेशन। अब जैसे ही आपने शब्द कहा, पूछा व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमी इज इंडिया, अब मत बोलिए डेवलप, सर डेवलपिंग डेवलप्ड इकोनॉमी। नया शब्द है, कहे यार या तो ये होगा या ये होगा, ये नया शब्द कौन सा? यस, सामने वाले को क्यूरियोसिटी क्रिएट, सामने वाले पर ऐसा प्रभाव डालो कि वो पूछे। और ऑब्वियसली तुम सब जब शब्द गिरा रहे हो, इसका मतलब है यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस। गेटिंग मी और नॉट? मैं आप सबसे कह रहा हूं, हम 12-13 लोग हैं केवल अभी। आप याद रखिए, आप इस पॉइंट को, जो भी फैक्ट एंड फिगर है, जो भी कैची वर्ड्स हैं, इन सबको बहुत बेहतरीन तरीके से हमें याद रखना है, करना है। फैक्ट एंड फिगर हमने पहले ही बताया कैसे, और इमेज बिल्डिंग वर्ड्स, देखो यहां लिखा होगा इमेज बिल्डिंग वर्ड्स। क्या होता है जब एक इंग्लिश का लड़का आता है और बहुत छोटी सी बात में अपनी बात बोल के चला जाता है, और हम इधर उधर की बात पे, जैसे आज ही अगर पूछे, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि 4.5 ईयर की ये सरकार बहुत सारी स्कीम, बहुत सारी योजनाएं लाई, लेकिन क्या वास्तव में धरातल पर कोई योजना आपको सही दिखती है, फिजिबल दिखती है? ऑब्वियसली आप इसका विरोध तो नहीं करेंगे कि करेंगे? कहेंगे सर कुछ ऑब्वियसली सम प्रोग्राम, सम स्कीम्स आर गेम चेंजर। सर अब आंसर दीजिए, आज ही के पेपर को लो। सर आज ही पढ़ा मैंने, सर उज्ज्वला योजना के तहत 6 करोड़, ये डेटा है, ये इंफॉर्मेशन है, ये आंसर होगा। क्लियर है? केवल ये कह देना कि हां सर ये हो रहा हो, नहीं, जो फैक्ट है, जो फिगर है, उसके साथ दो। अगर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन झुंझुनू से लॉन्च हुआ तो उसके पीछे का लॉजिक क्या था, वाई झुंझुनू, इन सब चीजों को अगर लेकर दोगे तब देखो। और जैसा मैंने कहा, हमारे हिंदी में भी शब्द हैं, हिंदी की कैचिंग वर्ड में बस थोड़ा सा एक होता, बहुत संस्कृत निष्ठ शब्द ना हो, जो बहुत सिंपल वर्ड हो, जो बहुत ज्यादा घुमावदार शब्द ना हो, वैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसीलिए कहा गया कि जैसे ही आप अपनी इसमें कॉन्क्रीटनेस लाएंगे, आप देखिए आपका आंसर इंग्लिश और हिंदी, इंटरव्यू में मैं आपको बताता हूं, कोई लेवल का अंतर नहीं मिलेगा। ठीक है? सो प्लीज इन दो चीजों पे जब हमें मौका दें, जब हमारे साथ सीखें, तो इन चीजों को लेके चलें। ठीक? इसके बाद ऑब्वियसली फिफ्थ इज क्लियरिटी। द क्लैरिटी इज एवरीथिंग। क्योंकि वो जो पूछ रहा है, जब आप इससे ये जब पता चल जाता है कि आप आधा अधूरा ज्ञान लेकर ही जबरदस्ती कंफ्यूज हो रहे हैं और सामने को बरगलाना चाहते हैं, इसलिए जो बोलो बड़ा क्लियरिटी से बोलो। और जैसा मैंने अभी कहा, ऑलवेज चूज फेमिलियर एंड इजी वर्ड्स। अभी मत कहना सर अभी आपने कैची वर्ड्स, वो इजी होने चाहिए, अट्रैक्टिव होते हैं वो। इसका मतलब यह है कि बहुत कठिन इंग्लिश, हिंदी, उर्दू शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ये। लेकिन इससे ज्यादा इंटरव्यू में क्लैरिटी का मतलब है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, अगर उसके सारे आयाम कवर हैं, अगर जिस स्पष्टता से आप जवाब देंगे, जो पूछना चाहता है और आपने स्पष्टता से उसका जवाब दे दिया, सेटिस्फाइड, और वो नेक्स्ट में मूव कर जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें समझाने के लिए बहुत कुछ नहीं। क्लियरिटी तो ऑब्वियसली जब आपको आएगा तो क्लियर होंगे ही। नेक्स्ट इज 6 इज कर्टसी। कंसिडरेशन के बाद उससे भी इंपॉर्टेंट शब्द है कर्टसी। और ये बेटा आपको सीखना ही सीखना है, क्योंकि अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। कर्टसी का मतलब है आप जब इंटरव्यू के गेट से घुसे, कर्टसी स्टार्ट्स।
आप आइए, चेयर के पास खड़े होइए, विश कीजिए, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। अब 6 लोग हैं तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर नहीं करना है, पहले तो ये हटा दो। मैम है तो हमारी हिंदू और भारतीय संस्कृति लेडीज फर्स्ट, हमेशा अच्छा रहेगा अगर आप विश करते हैं गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। और बोर्ड प्रेसिडेंट जो है, बोर्ड प्रेसिडेंट इज द बाप ऑफ द बोर्ड, इसलिए बोर्ड प्रेसिडेंट की तरफ देखते हुए गुड मॉर्निंग सर, बाकी को देख लिया, दैट्स इट। विश किया, बैठा, और जैसे ही बैठने के ओके ओके टेक योर सीट, पहला शब्द थैंक यू सर। ये जो बहुत छोटी छोटी बातें आपको लगता होगा क्या इसलिए इंटरव्यू है, पर बेटा अगेन याद रखो 300 बनाम 30 का युद्ध है। आप किसके सामने जा रहे हैं, और इसलिए इस कंसिडरेशन, इस कर्टसी को याद रखना है। और यहीं पर एक शब्द हमेशा आएगा, पोलाइटनेस। मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था, अगर हमने पोलाइटनेस और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखा और झूठ नहीं बोला, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मेरे साथ 140 में तो यात्रा ही शुरू करनी है यार, और इसका मैं श्रेय भी नहीं लूंगा। आपको आश्चर्य होगा, कई बार ऐसी नॉलेज, आप सब आंसर दे दें, बहुत नंबर मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। आप देख रहे होंगे एक यूट्यूब पे बड़ा इंटरव्यू चल रहा होगा साक्षी अग्रवाल का, साक्षी गर्ग सुना है? उसको कान पकड़ पकड़ के ऑप्शनल तक दिलाया है। तुम्हें आश्चर्य होगा, सबने 10 मिलियन लाइक, क्या जवाब है, क्या कर्टसी है। इंटरव्यू में मार्क्स कितने थे पता है? 143। समस्या, नंबर पाना और नॉलेज होना दो चीजें हैं बेटा, ये इंटरव्यू है। सी जस्ट लाइक माई सिस्टर, माई डॉटर। फिर भी मैं कह रहा हूं, क्यों समटाइम्स हम लोगों को लगता है कि जो नॉलेज है, जो हम आंसर दे रहे हैं वही सब कुछ है। नो, वो अनुभव है, वो 30 मिनट में आपकी सारी चीजों को कैच कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं बेटा, इस शब्दों पे आप ध्यान दीजिए। कंसिडरेशन और कर्टसी में आप व्यू से सहमत हैं, नहीं सहमत हैं? जस्ट सपोज उसने कोई क्वेश्चन पूछा, बोर्ड ने कोई क्वेश्चन पूछा, जस्ट सपोज क्वेश्चन पूछा, मोदी और मोहम्मद बिन तुगलक में क्या समानता है? सपोज। अब एक तो हो गया, अरे ये क्या पूछ लिया। दूसरा, सर बोथ कंसिडर्ड एज ए ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट लीडर। उन्होंने भी अपने जमाने में एक प्रशासक, राजा थे तो प्रशासक थे, और प्रधानमंत्री के रूप में जो नीति और नियमन प्रधानमंत्री के हाथ में, इसलिए वो भी एक अच्छे प्रशासक हैं। पहले पॉजिटिवली, जो जानना चाहता हो मत बताओ। एक तो सीधा आंसर हुआ, सर उन्होंने भी बड़ी सारी योजनाएं बनाई, फेल हो गई, है ना। अगर ये कहीं फंस गए आप, अब बोले सर दे बोथ रूल इंडिया शब्द आज के लिए नहीं है, बोथ ऑन द प्रोमिनेंट पोस्ट। दोनों ने बड़ी अच्छी योजनाएं बनाई देश को आगे चलने के लिए। फिर अगर बोलना है कि सर एक सेंस में और अगर आंसर लाना है, क्योंकि योजनाएं लाई गई और एमबीटी की इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, इसलिए उनका एक फेल्योर या अजीब सा, कई लोगों ने पागल शासक तक कहा, बर्नी बदायनी जैसे लोगों ने। लेकिन सर यहां मैं डिफर होना चाहूंगी या चाहूंगा, सर कई योजनाएं, अभी मैंने 3 योजनाएं बता दी, सर देयर इज सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बोथ पॉइंट। बट इफ द क्वेश्चन, देखो अगर वो पूछता है कि मोदी और एमबीटी में समानताएं बताइए, तो समानताएं ही बताइए, असमानताएं बताने मत शुरू कर दीजिए। आप बताना शुरू कर दीजिए। सर देखो मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन ला रहा हूं जो कहे अरे यार ये क्या कर दिया इसने, और पहला दिमाग कहां जाएगा? वहीं जाएगा जहां वो ले जाना चाहता है, वहां शुरू मत करो। सर अपने समय में दोनों ने भारत या अपने साम्राज्य के लिए नीतियां बनाने का दायित्व लिया, क्लियर है। कई ऐसी योजनाएं बनाई जो उस समय सोचा नहीं जा सकता था कि इस तरह की योजना भी आ सकती है, क्लियर है। इस तरह पहले शुरू करो, ठीक, और लास्टली जब वो आना चाहता है तब उस पॉइंट पे आओ और ऑब्वियसली बताओ सर उनकी योजनाएं, एमबीटी के इतिहास में योजनाएं भले असफल हो गई हों, उन्हें महान शासकों में रखा जाता, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर, सर इनकी कई योजनाएं बड़ी प्रैक्टिकल, फिजिबल हैं। और चूंकि सर 5 साल एक बड़े 130 करोड़ की जनता में
एक टाइम स्पेन कम होता है, जहां समस्याएं इस रूप में हो, डिस्पैरिटी इस रूप में हो, इस रूप में सर अचानक सब कुछ फिजिबल हो जाना नहीं है, तब भी सर फैक्ट एंड फिगर के साथ 3 योजनाएं चुन लीजिए। आज ही जाकर 3 सोशल और 3 इकोनॉमिक बेस्ट प्लान जो हमारी इस सरकार के रहे हैं, स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट, समझ आ रहे बात, इनोवेशन स्कीम, इन सब पे काम कीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, जहां आपको काम करना है, जिस पे आप ले जाना चाहे लेकर आइए और तब देखिए आपका आंसर। क्लियर है? सो बेटा, कर्टसी, पोलाइटनेस, अगर वो पूछना चाहता है, मान ले आपसे पूछे, आपको नहीं लगता कि आप जबरदस्ती बच रहे हैं, कर्टसी आपकी। सर जितना मैं समझ पा रहा हूं, जितना मैंने इस तरह इस विषय को अध्ययन किया, सर मैं यही बताना चाहूंगा, मैं इसी तरह से मैं यही बता पा रहा हूं। क्लियर है? यह नहीं कि जो आपको आता है आप थोपे या आतिवादी, वो एक्सट्रीमिज्म, वो एक कर्टसी जो रिलेशन है बोर्ड और आप एक इंटरव्यूअर के रूप में, उसमें कभी भी उसको पार मत कीजिए। उस ऑफिशियल रिलेशन को, उस जो गैप है उसको मेंटेन रखिए। और अगर आप इस कर्टसी, पोलाइटनेस, कॉन्फिडेंस के साथ और पॉजिटिव वाइब्रेंस, पॉजिटिविटी, एनर्जी हो, थोड़ी पोलाइटनेस हो, कॉन्फिडेंस हो, कहा जाता होगा जब भी आप इंटरव्यू देंगे थोड़ा स्माइल रखो फेस पे। ये स्माइल इसलिए नहीं कहा जाता है कि आप जबरदस्ती जो है वो सामने वाले आपकी स्माइल से खुश हो गए, इसलिए कहा जाता है कि ये पॉजिटिविटी फील होती है। अब पता चला आप गए एकदम गुस्से में, अब वो सामने पिछले इतने दिन से बैठ रहा है बेचारा, ऐसे ही आंसर मिल रहे हैं, पहले से ही बोर हो रहा है, उसको एक दिन में 12 इंटरव्यू लेने हैं। अचानक 2-3 लड़के आते हैं जिनको मिलने के बाद उन्हें भी थोड़ा एनर्जी फील होती है। आपने देखा होगा एक बड़ी, चूंकि हिंदी माध्यम में तो एक बड़ी गड़बड़ी यह भी है कि 10-15 पे एक लड़की होगी, और होता क्या है कि लड़का के उसमें जब लड़की जाती है तो उसको नंबर रिलेटिवली अच्छा मिल जाता है। कारण यह है कि वो एनर्जी, वो जो एक मोनोटोनस माहौल होता है वो टूट जाता है, आवाज से, फ्रीक्वेंसी से, बातचीत से, है या नहीं है? इसीलिए बेटा मैं आपसे कह रहा हूं, इस कर्टसी पे अपने एटीट्यूड पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिए, और पोलाइटनेस रखिए। ना कहने, अगर सॉरी भी है तो सॉरी कहने की कर्टसी के साथ सॉरी कहिए। अगर नहीं आता है तो किस तरह के क्वेश्चन का जवाब आप किस तरह से कह रहे हैं, उसकी वे ऑफ रिप्लाई अलग अलग होनी चाहिए। क्लियर है? अगर कोई ऐसा पक्ष है जो हमारे राष्ट्रहित से जुड़ा है, राष्ट्रहित से पॉजिटिव बातों पे, हमारी बातों में ओज आना चाहिए। अगर कोई निर्भया केस जैसी विभत्स घटना है, अगर कोई मैल न्यूट्रिशन जैसी घटना है जो नेशनल सेम, मैं कहता हूं राष्ट्रीय शर्म, नेशनल सेम जैसी कोई बात है, उस पर हमें अपने बात को रखना चाहिए कि सर आज भी हम इस लेवल पर आकर ऐसा कर रहे हैं, जरूर शब्द आए। ठीक है? तो कर्टसी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमेशा देखूंगा मैं। एंड लास्ट इज करेक्टनेस, जो मैंने पहले ही कहा, सब बोला और खूब चढ़ाता है। मेरा एक बहुत अच्छा जूनियर था, करेक्टनेस, बेटा जो बोले कभी भी उसमें, अब मैंने कहा फैक्ट एंड फिगर, कभी मत सोचिए कि वो फैक्ट एंड फिगर हम झूठ बोल के चल जाएं, आसपास बोल के चले जाएं। आप जो बोलें पहले क्लियर करें आप करेक्ट हैं कि नहीं। मैंने पहले ही कहा, अगर आपको लगता है कि आपके जिले या आपके गांव, आपके प्रदेश के बारे में वो नहीं जानता, तो पहले इसको दिमाग से निकाल दीजिए, आपसे वो बेहतर जानता है। इसलिए जो भी इस्तेमाल करें हम जरूर देख लें कि हम हर तरह से करेक्ट हैं कि नहीं, खासकर फिगर और फैक्ट में। आजकल एक और चीज होती है, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहता है कि सर आई एम नॉट श्योर, इफ यू अलाउ आई कैन गेस। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में इंटरव्यू चल रहा है अभी, कल एक लड़का गया, उससे कोई क्वेश्चन पूछा, बोला सर शायद ए। बोले शायद क्या जी, या तो ए या नॉट ए, ये शायद ए क्या है, 50-50 खेल रहे हो, ऐसे बोलता है वहां का बोर्ड। सेम चीज अगर आप करेक्टली जो जानते हैं आप बोल सकते हैं। कई बार ऐसा होगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन नॉलेज की अपनी लिमिटेशन है, हम सब कुछ नहीं जान सकते। अगर फैक्ट फिगर कुछ ऐसा फैक्ट पूछा है, आप अंदाज अपने तरीके से, अपने नॉलेज के, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसका आंसर दीजिए। बोल सकते हैं आप कि सॉरी सर मैं पूरी तरह इसे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं,
संभवतः इसके आसपास की चीजें तो याद है, संभवतः ये आंसर है, लेकिन सॉरी सर मैं पूरा श्योर नहीं हूं। क्लियर है? ये कंसिडरेशन, कर्सी और करेक्टनेस ये आपके नंबर को जंप कराती है। क्लियर है? इसलिए जो मैंने बातें की और इसीलिए मैंने एग्जांपल दे दी कि ये थ्योरेटिकल बातें लगती हैं मैनेजमेंट थ्योरी की, लेकिन बेटा आज ही जाकर जो मैंने 7 सीखा अपने आंसर में, अगर हमारी कर्सी है, कॉन्साइजनेस है, कंसिडरेशन कर्सी तो होना ही होना चाहिए, करेक्टनेस ऑब्वियसली आप इतने समझदार हैं कि इसी इंटरैक्शन के बाद आप ब्लफ नहीं करेंगे, लाई नहीं बोलेंगे। असली बात रही जो मैंने कहा, अगर हम फैक्ट एंड फिगर के साथ कॉन्साइज और कॉन्क्रीट, दो शब्द से मैं खेलना चाहता हूं, कॉन्साइज एंड कॉन्क्रीट, इस पे वर्क करो। और वर्क करने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं, जो मैं बातें बोल रहा था कि आप डीएफ पे कैसे वर्क करें, वास्तव में यही सारी चीजें हैं। क्लियर है? जो थ्योरी है वो बाद में है, पहले मैंने एप्लीकेशन बता दिया कि आप इस तरह से करें, आप देखिए दूसरों से क्यों बेहतर नंबर पाएंगे और क्यों नहीं बेहतर नंबर पाएंगे। क्लियर है? ठीक है ना? तो पहला काम जाने के बाद डीएफ को एकदम एक्सरे की तरह चीर फाड़, आज डॉक्टर बन जाओ और भी सर्जन। एक एक लाइन जो शब्द लिखा है, कई लोगों ने हो सकता है एक दो स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया हो, यह भी होता है। अगर किया है सॉरी बोलिए, अपोलॉइज कीजिए कि सर वो ऑनलाइन फॉर्म भरने में सर ये टेक्निकल एरर हो गई, या सर जल्दी में बटन दब गया और हुआ, सॉरी सर बोलिए। ये एक एक चीज अगर जो लिखा है उसके बारे में देख लीजिए, हो सकता है कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, उस पर भी आपके, और जो शब्द आए सबके बारे में आपकी तैयारी हो। फिर जब ये हो जाए तब जाकर हम जो जनरल नॉलेज, जो जनरल स्टडीज है, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, सोशल इश्यूज में, आईआर में, आज तो इतने सारे विषय हैं। और याद रखना, इसकी पढ़ाई के लिए बहुत, ये मत कहो मेंस के लिए बेस्ट है कि आप एग्जाम से पहले कमरे में बंद हो जाए, आप, आपका टेबल, आपकी कुर्सी, आपका कलम और आपका कागज। और इंटरव्यू में चाहूंगा एग्जाम से 2 दिन पहले तक आप जितना एक्सपोजर ले सकें, जितना बाहर निकलिए, जितना इंटरेक्ट होइए, उतना आपकी पॉजिटिविटी और उतना आपको इंटरैक्शन में मजा आएगा। आपकी जो पर्सनालिटी अगर दबी भी होगी तो थोड़ी ओपन होगी। क्लियर है? इसलिए अपने आप को रिजर्व मत कीजिए। दूसरा, मैं जब अभी देखिए आपको बहुत सारे इंटरव्यू का, उसमें साक्षी का भी इंटरव्यू है, जो क्वेश्चन है उसमें दिया होगा, बोर्ड मेंबर दिए होंगे, और कुछ इश्यूज मैं रोज रोज 2-2, 3-3 आपको दूंगा कि पक्ष, जैसे सबरीमाला का इशू आपको बता होगा, सबरीमाला पर क्यों कोर्ट सही है, क्यों कोर्ट पूरा सही या जनमत उसे स्वीकार नहीं रहा है, आपका पक्ष क्या है, इसी तरह से आपको आंसर तैयार करना है। क्लियर है? सारे बड़े मुद्दे पर हम लोग इसी तरह से चर्चा करके आगे बढ़ें, इसी तरह से आप अपने आंसर को निकालें। और साथ ही साथ जैसे इधर देखिए, अब आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ें, खासकर पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल राइट टू फंडामेंटल ड्यूटी बहुत बेहतरीन ध्यान से रखेंगे। और अगर कोई चर्चा में है, कोई फंडामेंटल राइट, कोई डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी चर्चा में है, कोर्ट में कोई इश्यू है, उससे जोड़ें, उसे जरूर देखें। आईपीसी 377, आईपीसी 498, 497 है ना, इस तरह की जितनी बातें हैं, आर्टिकल 35A, 370, ये सब इतने इश्यूज हैं जो हर जगह अवेलेबल हैं। हम लोग साथ चलेंगे। कुछ बेसिक क्लास आपको शायद रूटीन मिल गया है। कल आपकी क्लास 11:30 बजे सी उदय भास्कर सर आएंगे। आई थिंक आप में से काफी लोग परिचित होंगे। सी उदय भास्कर, द वन ऑफ द एमिनेंट डिफेंस एनालिस्ट ऑफ दिस कंट्री। और कल मैंने गजब आपको उस सर को टॉपिक दिया है जो सीधे आपसे पूछे जाएं ऐसी चीजों पे। और बाद में राफेल तो देख ही रहे हो आप। अभी 3 चीजों पर कोर्ट में जो राफेल को कहा, उसने कहा 3 चीज मैंने बांटा है, प्रोसेस, प्राइस एंड पीपी, दैट इज प्राइवेट पार्टनर। और उसमें उसने कहा प्रोसेस पे चर्चा की, बोला हमने प्राइस पे और पीपी पे चर्चा नहीं की। क्लियर है? तो आंसर की क्वालिटी हमारी कैसी होगी वो मैं देखना चाहूंगा आज ही। जैसा मैंने कहा, अब एक आंसर है राफेल, आपने बोलना शुरू कर दिया, सर देयर आर 3 इशू, आई वांट टू रिप्लाई ऑन द 3 बेसिस, प्रोसेस, प्राइस एंड सर प्राइवेट पार्टनर। ऑन द प्राइस इशू सर दिस समझ में आई बात?
इस तरीके से हमें चीजों को लेकर चलना है। इस तरीके से अगर हम लेकर अपने आंसर देंगे तो निसंदेह सामने वाला इंप्रेस होगा और यही काम हमें करना है। क्लियर है? पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, आईआर, जो भारत सरकार की कुछ स्कीम्स जिनने मेजर, अब लास्ट ईयर देखो बहुत सारे लड़कों से फूड सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में पूछा। अब आपको लगेगा सर ये तो 2013 का एक्ट है, पर ये सब क्या है? ये गेम चेंजर है। ये वो उपलब्धियां हैं जिस पे भारत सरकार गर्व कर सकती है। इसलिए कम से कम जो बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट कोर एरियाज हैं वहां लेकर चलना है। तो ये करंट में क्या क्या चीजें वो देखते रहना है। और लास्ट कुछ ऐसे इश्यूज, करप्शन, कुछ ऐसे इश्यूज जैसे आप स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपका ही चयन क्यों करें, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, जो 10-12 रीजन मैंने बताए, इन सब पे एक बनाकर इसको बार बार घर में प्रैक्टिस करते रहिए। 10 में से एक क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाएगा। क्लियर है? करप्शन को कैसे रोकेंगे? सिचुएशन, एक क्लास होगी सिचुएशन और हाइपोथेटिकल इश्यूज पर, कि बुलंदशहर में एक मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी, सुना आपने? इंस्पेक्टर जिसमें मारे गए। आप वहां के डीएम होते, आप वहां के एसएसपी होते, क्या करते? ऐसी चीजों के लिए एडीएम रैंक के लोग रहेंगे, वो आपकी क्लास लेंगे। तो जो बेसिक क्लास है 5-7 वो मैं ऐसे ऐसे लोगों से कराऊंगा। और कुछ सोशल बर्निंग इश्यूज, आनंद प्रधान सर, सीधे भास्कर सर, विजय सर और डॉक्टर रहीस सिंह का भी नाम सुना होगा, पेपरों में पढ़ते होंगे। सब लोग आकर जब हम इस तरह की बात करेंगे तो आपकी क्वालिटी देखो, होता क्या है, एज ए स्टूडेंट आपने जो मेंस में लिखा वो एक तरह से लिखित और इंफॉर्मेटिव ज्यादा होगी, उसके बाद आपने, लेकिन इंटरव्यू में कैसे बोलना और कौन से वर्ड, और पॉलिसी मेकिंग के लोग किस तरीके से उसे सोचते हैं, उस नजरिए को देखना। जब कल सीधे भास्कर सर की क्लास होगी, वो कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, कुछ ऐसी बातों का इस्तेमाल करेंगे जो आपको लगेगा अरे ये वर्ड तो बड़ा अच्छा है। जो मैंने इमेज बिल्डिंग वर्ड्स बोला ना, आपको कई सारे शब्द मिलेंगे, उस पर लिखकर, उस पर वर्क करके अपने आंसर में उसे ढालने की कोशिश करनी है। क्लियर है? बोलो, हम लोग के पास इनफ टाइम, देखो इंटरव्यू, मैं फिर कह रहा हूं, मेरे हिसाब से एक ऐसी आर्ट है, दुनिया का कोई क्वेश्चन पूछा जाए हम रिप्लाई दे सकते हैं, वो रिप्लाई किस तरीके से देखते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या देते हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं। एक हिस्ट्री ऑप्शनल का लड़का गया, वो बहुत, एक हिस्ट्री में बड़ी अच्छी कहावत है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। आप लोग एक पेपर नहीं पढ़ते होंगे, लाइवमिंट एक पेपर है, लाइवमिंट में परसों एक आर्टिकल आया, पिछला पूरा पेज, और कहा हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, और एग्जाम्पल दिया जर्मनी और ब्रिटेन के बीच 1920वीं सेंचुरी में जितने मामलों में टसल थे, वैसा ही टसल अब अमेरिका और चीन के बीच हो रहा है। उसने 5 पॉइंट आईटी से लेकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर बेंटी से लेकर सब पे चर्चा की, और इधर अमेरिका और चाइना की चर्चा की, और बोला हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। देख रहे हो? तो कहने का अधिक लाइफ में, अगर किसी ने पढ़ा हुआ, वो लोग पढ़ते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हमारा आंसर क्या होगा उस पर मैं बताऊं। तो एक लड़के से पूछा ये बात 2016 कि डू यू बिलीव दैट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ? तो बोला सर आई बिलीव हिस्ट्री रिपीट्स बट सर इन अदर वे। देख रहे हो? एक लाइन बस, बट इन अदर वे। अब अदर वे कहां तक छोड़ा, और ऑब्वियसली दिस इज द राइट आंसर। अगर इतिहास केवल रिपीट करता रहता तो दुनिया आगे ही नहीं बढ़ती। मार्क ट्वेन ने एक बड़ी अच्छी बात कही, हिस्ट्री सिम्स रिपीट्स बट इट नॉट रिपीट, इट राइम्स, इट राइम्स। ऐसी बातों पर, ऐसी चीजों को लेकर हमें बात करनी है। यार खुद बताओ, क्या वही घटना, वही तिथि, वही व्यक्ति, वही चीजें रहती हैं, या कम से कम 100 साल बाद चीजें तो बदल जाती है ना? उसी रूप में इतिहास तो कभी दोहरा ही नहीं सकता। हां, प्रभाव के रूप में, प्रवृत्ति के रूप में दोहराता हुआ दिखता है। यह आंसर है। क्लियर है? इस तरीके से हमें अपने आप को, अपने आंसर्स को मोल्ड करना है, उसे प्रेजेंटेबल बनाना है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर हमने 30 मिनट पोलाइटनेस, कॉन्फिडेंस और अपने टेम्पर को बनाए रखा, और मैं 10 में से 7 क्वेश्चन आप सॉरी बोलें, कोई दिक्कत नहीं। कई बार आपको लगता होगा एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछा, उस पर आंसर दे दिया तो नंबर मिल गया। नहीं,
वो 30 मिनट पूरा आपको ऑब्जर्व करता है। बेटा याद रखना, हर व्यक्ति को एक मौका मिलता है, एक आंसर, और सबके पास मौका आता है। एक आंसर आपने क्वालिटेटिव दे दिया और पूरी जितनी कंप्लीटनेस मैंने 7C में बात की, अगर उसमें कुछ चीजें शामिल हो गई, आप मान के चलिए कि आप एक लैथम लाइन, आप एक बेंचमार्क से ऊपर आ जाएंगे। इसलिए अगर कई बार आपको फैक्ट नहीं आते, 3-4 बार आपसे सॉरी निकला, कभी इसका अपने ऊपर प्रेशर मत लो। मैंने पहले ही कहा, सॉरी तो वो बोलता है जो बहुत कॉन्फिडेंट हो, जो सही में जानकार है। सुकरात ने एक बार कहा कि मैं अपने आप को बुद्धिमान मानता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। यस, वो सही में बुद्धिमान है। यहां तो अदजल गगरी छलकत जाए, है ना, थोड़ा जाने और लगा कि हम जो ज्ञानी हो गए। ऐसे में हमें यह बात एकदम इंपॉर्टेंटली और बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करनी है, सॉरी वो बोलता है जो गट्स रखता है, जो कर्टसी रखता है। लेकिन ऑब्वियसली डीएएफ वाली बात पे अब पूछा जाए कि आप अगर वित्त मंत्री हो तो इस बार बजट में आप क्या 3 चीजें लाएंगे, तो आप बोले कि सर आपने बोला था सॉरी। मैंने कहा सर सॉरी सर, इसका मतलब बेवकूफी है भाई। सॉरी ऐसी जगह पे कि सर इस बार बजट का आकार एग्जैक्ट बताओ कितना था, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट मीट हुई, उसका एमओयू कितने करोड़ का था, भूल सकते हैं। पर यह सब अगर बहुत इंपॉर्टेंट और उससे आप जुड़े हैं तो ना भूलें तो और अच्छा है, लेकिन अगर भूल सकते हैं सॉरी सर। पर हाइपोथेटिकल, सिचुएशनल, और जहां पर आपकी एनालिसिस टेस्ट हो रही है, जहां आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच टेस्ट हो रही है, वहां सॉरी कहना नहीं है। अप्लाइड क्वेश्चन के लिए सॉरी नहीं है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन के लिए सॉरी नहीं है। आप एसपी हैं, एक तरफ से मुस्लिम कम्युनिटी का मॉब, एक तरफ से हिंदू कम्युनिटी का मॉब आ रहा है और आप एकदम बीच में खड़े, बताइए क्या करेंगे, सॉरी सर। तो ये मैंने नहीं सिखाया भाई, और ये आप फैक्चुअल पे, ऐसी बातों पे जहां एक लाइन जहां मिस हो सकता है उस पे सॉरी बोलिए। और याद रखिए, यहां पर भी कई लोग ब्लफ और सोचते हैं कि इसका आंसर दें, उसका आंसर सॉरी ज्यादा बेहतर है जवाब देने से। यूपीएससी का बेस्ट आंसर मैं कहता हूं सॉरी है, देना तो सीखो। पर अप्लाइड, हाइपोथेटिकल और जो आपके डीएफ पार्ट पे है, उस पे आप इतना बड़ा आयाम खींच दें कि आपके आंसर की क्वालिटी सुनने के बाद उसको लगे यस, इस बच्चे को जरूर ब्यूरोक्रेसी में होना चाहिए। क्लियर है? अरे क्लियर हुआ? सो दिस इज फॉर द फर्स्ट डे, दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड।